प्यारे बच्चों, अगले सेशन में नेक्स्ट क्लास में मेरा आप सभी का स्वागत है। अब हम आगामी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आई एम 100% श्योर आपके एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए। तो हमारा टॉपिक है आज का आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, तो जरा ध्यान दीजिए। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार यह माना जाता है, क्या माना जाता है, कि किसी परीक्षण आवेश Q नोट पर, तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। परीक्षण आवेश, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहते हैं और इसको सामान्यतः हम Q नोट से व्यक्त करते हैं, इसका परिमाण सदैव 1 कूलम होता है। Q नोट 1 कूलम। Q नोट क्या है? परीक्षण आवेश, जिसका मान सदैव 1 इकाई रहेगा, 1 कूलम रहेगा। और इसको सामान्यतः जहां पर या जिस बिंदु पर या जिस स्थान पर हमें कोई भी भौतिकी राशि उत्पन्न करनी होती है या ज्ञात करनी होती है, वहां पर हम इस परीक्षण आवेश Q नोट को उपयोग में लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि के बनने में या किसी भी भौतिक राशि के व्यंजक को बनाने में इसका और उसके किसी भी प्रभाव पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि कोई भी अगर भौतिक राशि का कोई फंक्शन है, उस पर ये अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालता। दैट्स क्लियर? तो ये हो गया परीक्षण आवेश। अब हम बात करते हैं आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवेशों का अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में आपको बताता हूं कि किसी परीक्षण आवेश Q नोट पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल, रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। किसी परीक्षण आवेश Q नोट पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल उस समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होगा? बराबर होगा। उम्मीद आपका मन कर रहा होगा कि एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करूं, एक बार आपका वापस से सुनने का मन कर रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी हूं कि बोर्ड पर थ्योरी को लिख नहीं पाता हूं, इसलिए मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो ढंग से सुनिएगा। अगर कोई भी महाशय आपसे पूछें कि भैया आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी परीक्षण आवेश पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाले कुल बल का मान उस परीक्षण आवेश पर समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होता है भैया? बराबर। ये होता है हमारे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब मैं इसको सिद्ध भी करूंगा, प्रूफ भी करूंगा कि क्या फंक्शन हमारे पास निकल कर आता है। तो आप ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। तो इसकी हम थ्योरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी क्या थ्योरी बनती है? इसकी थ्योरी बनती है कि माना हमने कोई भी एक परीक्षण आवेश Q नोट को उपयोग में लिया है और एक हमारे पास एक आवेशों का समूह है जिसमें स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं। इस आवेश में उपस्थित इस समूह में उपस्थित आवेशों के मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 ... Qn है, क्योंकि समूह n आवेशों का है। और इन सभी आवेशों का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश बनेगा वो क्रमशः Q1 का O के सापेक्ष R1 वेक्टर, Q2 का O के सापेक्ष R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर और Qn का कितना बन जाएगा? Rn वेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको अब सिद्ध कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। तो देखिएगा, मेरे पास एक आवेशों का समूह है, n आवेशों का समूह। क्या है बेटा? n आवेशों का समूह, जिसमें उपस्थित आवेशों के मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 ... Qn, दुनिया भर के आवेश उपस्थित है। ठीक है ना? इन सभी आवेशों का मूल बिंदु O के सापेक्ष, इन सभी आवेशों का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, Q1 का O के सापेक्ष R1 वेक्टर, Q2 का O के सापेक्ष R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर ... Qn का कितना बन जाना है बेटा? Rn वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने थ्योरी को शॉर्ट टाइप में लिखा है।
अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, किसका सदिश निरूपण कैसे होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक सिस्टम निकाय हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मेन पॉइंट O, और हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल चार्जेस या एक परीक्षण आवेश को उपयोग में लिया है, और वो परीक्षण आवेश है भैया Q0। ठीक है, तो यहाँ पर ये n आवेशों का समूह उपस्थित है, जिसमें ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, ये Q3 चार्ज हो गया। यहाँ ले लेते हैं Q3 को, ये Qn, ये n आवेश हो गया, और ये हो गया परीक्षण आवेश Q0, जिस पर इन सभी आवेशों के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो देखो बेटा, आवेश Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, Q2 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, Q3 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R3 वेक्टर है, और Qn का O के सापेक्ष स्थिति सदिश Rn वेक्टर है, और Q0 वाले जो भाई साहब हैं, इनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो R0 वेक्टर है। दैट्स क्लियर? ओके, आफ्टर ऑल अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार हम देखते हैं कि इस परीक्षण आवेश Q0 पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल का मान इस समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश Q1, Q2, Q3 जितने भी आवेश हैं सभी के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होगा, बराबर। तो हम बारीकी से निकालेंगे। सबसे पहले हम Q1 के कारण Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, फिर Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, फिर Q3 के द्वारा, और थोड़ा सा Qn को मैं आगे ले लेता हूँ, और Qn के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल भी हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश हम निकाला था, अभी आपको मैंने सिखाया था। तो स्थिति दूरी R सदिश है, तो वेक्टर Q1 का ज्ञात कर रहा हूँ, तो 1 किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो R12 वेक्टर बनता है कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर बनता है। ठीक इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा बेटा, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो बेटा बल है तो बल को किससे व्यक्त करेंगे, F से। सदिश राशि है तो क्या लगा दिया, वेक्टर। भाई बल सदिश राशि होती है। किस पर लग रहा है बल, Q1 पर, तो Q1 का क्या ले लिया, 1। किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, तो Q2 को क्या ले लिया, 2। तो आपसे कोई पूछेगा कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F12 वेक्टर। ठीक है, अब इसी सिद्धांत के आधार पर इसी आधार पर मैं यहां पर ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले आवेश Q0 पर जो बल लगाया जा रहा है वो आवेश Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है। तो आवेश Q0 पर आवेश Q1 के कारण जो बल होगा उसका मान क्या बनेगा उसका सूत्र, बल लगा रहे हैं तो F सदिश राशि तो वेक्टर, बल लग किस पर रहा है, Q0 पर, तो Q0 को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। और किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, तो किसका क्या जाएगा, 1। तो Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल किससे व्यक्त करोगे, F01 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार Q0 पर किसके द्वारा बल लगाओगे, Q2 के द्वारा बल लगाओगे, तो उसको किससे व्यक्त करोगे, F02 वेक्टर से। इसी प्रकार 3 के द्वारा F03, 4 के द्वारा लगेगा तो F04, n के द्वारा लगेगा तो Q0 पर nवें आवेश के द्वारा जो बल लगेगा उसको किससे व्यक्त करोगे, F0n वेक्टर से। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं डायग्राम में ये सारे फंक्शंस शो कर रहा हूं। तो देखो बेटा,
Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो स्थिति दूरी r किसकी निकाल रहा हूं, Q0 की, सदिश है तो वेक्टर लगा दिया 0 1, तो Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना बन गया, R0 1 वेक्टर। ऐसे ही Q0 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 2 वेक्टर। ओके, Q0 का Q3 के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 3 वेक्टर। ठीक उसी प्रकार Q0 का Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश, इस R0 3 वेक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी मेरे पास जगह कम रह गई है, R0 3 वेक्टर, और Q0 का Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 n वेक्टर। उम्मीद करता हूँ Q0 का Q1, Q2, Q3 और Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बल निकालते हैं, तो बल को कैसे व्यक्त करेंगे, Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, हालांकि मैंने साफ कर दिया लेकिन अभी समझाया था, तो बेटा Q0 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, F0 1 वेक्टर। Q0 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F0 2 वेक्टर। Q0 पर Q3 के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F0 3 वेक्टर, और Q0 पर Qn के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F0 n वेक्टर। क्लियर, ये चीजें समझ में आ रही हैं आपके, मैंने दूरी का निर्धारण कैसे किया है, बलों का निर्धारण मैंने कैसे किया है। अब दिशा निर्देशन, सबसे पहले Q1 के कारण Q2 का निकाला, सॉरी Q0 का Q1 के कारण निकाला था, तो हमें पहुंचना कहाँ है, Q0 पर, तो दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्टली हम O से कहाँ पहुंच सकते हैं, Q0 पर, एक पहले Q1 के पास जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, ऐसे Q0 का Q2 के सापेक्ष निकाला, तो दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्टली यहाँ पहुँच गए, पहले Q2 के पास जाओ फिर डायरेक्टली Q2 से Q0 के पास आ जाओ। ठीक ऐसे ही Q0 का जब Q3 के सापेक्ष निकाला तो दिशा कैसे व्यक्त करोगे, एक तो डायरेक्टली, तो देखो ये वाला साइन मार्क लग ही रखा है, फिर एक बार 3 के पास जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, ऐसे ही इसके द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चित्र आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने चित्र का निर्धारण किया है, डायग्राम का। सबसे पहले हमने Q0 का Q1, Q2, Q3, Qn सभी के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाले, R0 1, R0 2, Q3 के सापेक्ष R0 3, ये लिख रहा, Qn के सापेक्ष R0 n। फिर Q0 पर Q1, Q2, Q3, Qn कारण सभी के कारण बल का मान निकाला है। तो देखो बेटा Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F0 1 वेक्टर, Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F0 2 वेक्टर, Q0 पर Q3 के कारण लगने वाला बल F0 3 वेक्टर, और Q0 पर Qn के कारण लगने वाला बल F0 n वेक्टर। ठीक है, यहाँ से ही आपका ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जो बिल्कुल ईजी है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, तो ध्यान दीजिए। उसको आप कैसे समझोगे तो समझिएगा, यहां से हम देखते हैं, प्रूफ करता हूं। अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर्म ऑफ चार्जेस, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत सार हमने देखा कि किसी परीक्षण आवेश पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल उस परीक्षण आवेश पर समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होगा, बराबर। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, माना परीक्षण आवेश Q0 पर, माना, अब हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, परीक्षण आवेश मैंने डायरेक्टली Q0 लिख दिया है। माना परीक्षण आवेश Q0 पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल F वेक्टर है। कितना है बेटा, F वेक्टर। दैट मीन्स ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर इस संपूर्ण समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल कितना हो गया, F वेक्टर। ठीक है, तो हमारी परिभाषा के अनुसार परीक्षण आवेश Q0 पर आवेशों के समूह के द्वारा लगने वाला कुल बल F का मान इस परीक्षण आवेश Q0 पर समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश, तो भैया कितने आवेश उपस्थित हैं, Q1, Q2, Q3 ... n आवेश उपस्थित हैं, सभी के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होगा, बराबर। तो बेटा Q1 के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है वो हो गया F0 1 वेक्टर, Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो F0 2 ... प्लस n के कारण
बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 व्यक्त कर दिए वो ही काफ़ी हैं। तो कुल बल समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा Q नोट पर लगने वाले बलों के सदिशों के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत का मेन फंक्शन। आ रही है बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक का अलग अलग से मान निकालेंगे, मान निकालकर जो भी फलन हमें प्राप्त होगा उसको इस समीकरण में रख देंगे, हमारी जो डेरिवेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। नंबर 1, परीक्षण आवेश Q नॉट पर Q आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, तो देखो बेटा, पिछली क्लासों में मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, तो एक बार मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली मान रखेंगे कूलाम के नियम से। तो देखो बेटा, कूलाम का नियम आपने इस प्रकार से लिखा था कि F वेक्टर बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। बोलो ये होता है कि नहीं होता है भैया? मैंने आपको सदिश रूप में लिख के बताया था। तो इसी सूत्र के आधार पर हम Q नॉट पर Q1 के कारण लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, Q नॉट पर Q1 के कारण लगने वाला बल कितना था? F नॉट 1 वेक्टर था, तो F की जगह पर F नॉट 1 वेक्टर, K की जगह पर K। प्रथम आवेश कितना है? Q नॉट। द्वितीय आवेश कितना है? Q1, क्योंकि Q1 के कारण बल लग रहा है, बटे में मध्य की दूरी कितनी हो गई? R नॉट 2 का स्क्वायर इंटू R नॉट 1 का, क्योंकि Q नॉट और Q1 के मध्य की दूरी R नॉट 1 है, तो R नॉट 1 का स्क्वायर इंटू R नॉट 1 का कैप, क्योंकि सदिश रूप में लिखा है मैंने। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार Q नॉट पर Q1 के कारण Q2 के कारण लगने वाला बल इसी प्रकार Q नॉट पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो वही कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे बेटा। तो देखो, Q नॉट पर Q2 के कारण लगने वाला बल F नॉट 2 वेक्टर था, कांस्टेंट के, प्रथम आवेश Q2, द्वितीय आवेश Q2, प्रथम आवेश Q नॉट, द्वितीय आवेश Q2, मध्य की दूरी R नॉट 2 का स्क्वायर इंटू R नॉट 2 का कैप। इसी प्रकार बार बार तो ये तो निकालते जाओ आप, कोई गिनती नहीं है, तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। Q नॉट पर Qn के कारण लगने वाला बल, तो देखो बेटा, Q नॉट पर Qn के कारण लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे, जिसका फंक्शन क्या काम करेगा? तो देखो, आप जानते ही हैं Q नॉट पर Qn के कारण जो बल कार्य कर रहा है उसको हम व्यक्त करेंगे F नॉट n वेक्टर से। कांस्टेंट के Q नॉट द्वितीय चार्जेस हो गए Qn, मिड डिस्टेंस R नॉट n का स्क्वायर इंटू R नॉट n का कैप, ठीक है। समीकरण नंबर 2, इसको दे दीजिएगा 3, इसको दे दीजिएगा 4। अब देखो बेटा, समीकरण नंबर 2, 3, 4 का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण नंबर 1 कहाँ है? ये रहा। समीकरण नंबर 1 को उठा के लाइए। F वेक्टर इज इक्वल्स टू में F नॉट 1 वेक्टर प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F नॉट n वेक्टर। मान रख रहे हैं हम, तो देखिए कैसे रखेंगे मान। देखिए, LHS पार्ट में F वेक्टर अपनी जगह पर है ही, F नॉट 1 वेक्टर, F नॉट 1 वेक्टर की जगह पर रखेंगे K Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर इंटू R नॉट 1 का कैप, प्लस रख दिया ना मैंने बेटा F नॉट 1 वेक्टर का मान। उसके बाद आप रखेंगे F नॉट 2 वेक्टर का मान, तो F नॉट 2 वेक्टर कैसे रखेंगे? K Q नॉट Q2 डिवाइड बाई R नॉट 2 का स्क्वायर इंटू R नॉट 2 का कैप, प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे पास बॉडी की कमी है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस कम रह गया है। F नॉट n वेक्टर की जगह मान रख रहा हूँ मैं अब K Q नॉट Qn अपॉन
आर नॉट एन का स्क्वायर इंटू आर नॉट एन कैप। तो देखो बेटा, मैंने समीकरण नंबर 2, 3, 4 से F01, F02 और F0n का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। अब हमारी भौतिकी कहती है कि कभी भी इतनी बड़ी इक्वेशंस को नहीं छोड़ा जाता, इसको शॉर्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सभी में देखो प्लस प्लस प्लस, यानी कि सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, हो रही है ना, तो इसको हम छोटा करेंगे योग के रूप में। तो कैसे करेंगे, एफ वेक्टर जो कि एलएचएस पार्ट में चल रहा है, जो कि टोटल फोर्स है, जो कि ग्रुप के द्वारा परीक्षण यहाँ पे क्यू नॉट पर लग रहा है। तो देखो बेटा, हमने अब इसको हम जोड़ रहे हैं, यानी कि सभी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रहे हैं, सारे फंक्शन अपने आप में ऐड हो रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ पर उपयोग में ले लेंगे सिग्मा का चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं समेशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ले लिया हमने सिग्मा का चिन्ह। अब आप देखेंगे के क्यू नॉट यहाँ भी है, के क्यू नॉट यहाँ भी है, के क्यू नॉट यहाँ भी है, तो कॉमन है। के क्यू नॉट को हमने कहाँ ले लिया, बाहर। एक मिनट, के क्यू नॉट को हमने बाहर ले लिया और सभी राशि जुड़ रही हैं, तो हमने समेशन के चिन्ह को उपयोग में ले लिया। अब आप देखिए, वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, और कहां तक जा रही है भैया, n तक जा रही है। तो i इजिकल्स टू, यानी कि इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, n तक। तो प्रारंभिक जो स्थिति है वो तो हो गई 1 और अंतिम स्थिति कितनी हो गई, n। ठीक है, के क्यू नॉट जो कॉमन था वो तो हमने कहाँ निकाल लिया, बाहर। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पर Q1 है, फिर Q2 है, फिर सीरीज डॉट 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 कहाँ तक चल रही है, Qn तक। ठीक है, ऐसे डिवाइड में R01 है, R02 स्क्वायर है और R0n स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे देखो कैसे वैल्यूशन बनाएंगे। तो बेटा मैंने Q की जगह पर तो लिख दिया Q, लिख दिया। अब नंबरिंग चेंज हो रहा है, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो लगातार हमारे पास i इजिकल्स टू कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 4 कहाँ तक चल रहा है, n तक ही तो चल रहा है। तो मैं डायरेक्टली अब Q के सरफिक्स में क्या लगा दूंगा, i। जिसका भी मान निकालना हो तो हम डायरेक्टली i की जगह पर वो वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, QI बटे में देखो नीचे R0 स्क्वायर, R0 स्क्वायर, R0 स्क्वायर, R0 स्क्वायर। अब नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी सीरीज चल रही है। तो पूरी सीरीज को कहाँ तक व्यक्त करें, इसलिए हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, i इंटू सेम प्रोसेस यहीं पे लिख देंगे R0 कैप, R0 कैप, R0 कैप, R0 कैप। अब नंबरिंग वही चल रहा है 1 2 3 4 5 6 n तक चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम वही लिख देंगे R0 i का कैप। तो देखो बेटा, ये फंक्शन निकल कर आ गया आपके पास आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का। और ये वैल्यूशन वैसे हमने निर्वात में ली है, तो आप चाहें तो k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करा दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।